अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने एक अच्छी ईमेल कैसे लिखनी है और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से आपकी ईमेल या तो प्रोफेसर को डिलीवर नहीं होती या फिर आपकी ईमेल डिलीवर होती है लेकिन प्रोफेसर उसको रीड नहीं करता और आपको रिस्पांस नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत से कैंडिडेट को ये नहीं पता कि ईमेल का सब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए या ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल कर रहे हैं कहीं पे, तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर फॉर एमएस और पीएचडी। लेकिन अगर आप एक जनरल कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, किसी प्रोफेसर को कह रहे हैं कि वो आपको कंसीडर करे अपने ग्रुप में, आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, उस केस में आपकी ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर एमएस और पीएचडी इन योर ग्रुप और इन योर इंस्टीट्यूशन। ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोफेसर को आपने मुखातिब कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता कि कम्युनिकेशंस के क्या रूल्स होते हैं, आपको कैसे एक इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट ने लिखा होता है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर रॉबर्ट विलियम, ठीक है, या बॉस ने इससे भी ज़्यादा जो है वो लिखा होता है कि बहुत ज़्यादा उनको लगे कि ये तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो है वो स्टूडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोफेसर को आमतौर पर रिस्पेक्ट के लिए लास्ट नेम से कॉल करते हैं। आप सिंपल लिखें डियर प्रोफेसर विलियम या आप लिखें हाय प्रोफेसर विलियम, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको कोई जो है वो रिस्पेक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये लिख दिया, इट्स मोर देन इनफ। अब हम बात करते हैं ईमेल के मेन कंटेंट की, कि आपकी जो मेन बॉडी के पैराग्राफ हैं उनमें आपने क्या लिखना है और आपके वो बॉडी के पैराग्राफ कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप स्टार्ट में बताएं कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने लास्ट डिग्री कहाँ से की है, और आपने यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं। अगर आपकी सीजीपी अच्छी है वो बता सकते हैं। अगर आपने रिसर्च की हुई है तो अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल है उसको भी आप फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस का होना चाहिए। आपने ज़्यादा फर्स्ट ईमेल को ज़्यादा लेंथी नहीं करना। आपको सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा सेट ऑफ स्किल्स है, अपनी पब्लिकेशंस और ब्रीफली अपने प्रोजेक्ट का बता दें। और जो आपका थर्ड पैराग्राफ है उसमें बताएं कि आप प्रोफेसर की उसकी लैब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी किस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी सेट ऑफ स्किल्स है जो उसकी लैब में रिक्वायर्ड हैं और आपके पास वो हैं और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अहम बात, आपने अपनी ईमेल में मोटिवेशन शो करनी, पैशन शो करना है। अगर आप ये लिखते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एन इंटरव्यू विद यू एज पर यूर कन्वीनियंस, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छे अंदाज से, लेकिन आपने ये कहना है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू जो है वो अपना शेड्यूल करवाना चाहता हूँ, मैं अपना पोटेंशियल डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं आपकी लैब में कितना जो है वो प्रोडक्टिव स्टूडेंट हो सकता हूँ। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो इस बात की कंफर्मेशन करती हैं, कंफर्मेटरी होती हैं कि आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप गलत डायरेक्शन में ईमेल सेंड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने अपनी फर्स्ट कम्युनिकेशन में, अपनी फर्स्ट ईमेल में जस्ट सीवी अटैच करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। इसके बाद अपनी फर्स्ट ईमेल में कोई लिंक ऐड ना करें, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो एंटी वायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो ईमेल के साथ, आउटलुक के साथ वो कनेक्टेड होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी लिंक को वो एज अ स्पैम के तौर पे डिटेक्ट करके आपकी ईमेल को इनबॉक्स की बजाय स्पैम फोल्डर में या जंक फोल्डर में
ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی ای میل جو وہ ریڈ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب تک آپ کی کمیونیکیشن آگے پروسیڈ نہیں ہوتی تب تک آپ کو اپنا ریسرچ پرپوزل، اسٹیٹمنٹ آف پرپز، موٹیویشن لیٹر، ٹرانسکرپٹ ان کی سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی پروفیسر آپ میں انٹرسٹڈ ہوگا تو آپ کو کہے گا کہ اپنا جو ٹرانسکرپٹ ہے، اپنا موٹیویشن لیٹر، ریسرچ پرپوزل، کوئی انگلش پروفیشنسی کا یا کسی اور لینگویج کا، جرمن لینگویج کا، فرینچ لینگویج کا کوئی ٹیسٹ ہے وہ سینڈ کریں۔ تو جیسے ہی وہ آپ کو کہیں گے تو آپ اس ٹائم اس کو سینڈ کریں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات جس کا بہت سے اسٹوڈنٹ کو نہیں آئیڈیا، وہ ہے ای میل کو اسکیجول کرنا۔ آپ کہیں بھی ای میل سینڈ کر رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ای میل اس کنٹری کے ٹائم کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سینڈ ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے امریکہ میں ای میل سینڈ کرنی ہے تو آپ کو ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی ای میل امریکہ کا جو ٹائم زون ہے اس کے مطابق پروفیسر کو سینڈ ہونی چاہیے۔ عام طور پہ ای میل جو ہے وہ صبح کے 9 بجے 8 بجے اس ٹائم میں آپ کو سینڈ کرنی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم جیسے پروفیسر آپ نے سسٹم کو آن کرتا ہے تو اس کو آپ کی ای میل جو وہ ریسیو ہوتی ہے۔ میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی وہ پروفائل میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کو ریپلائی کرے گا۔ اسی طرح آپ آسٹریلیا میں کر رہے ہیں، کینیڈا میں کر رہے ہیں، کسی اور کنٹری میں کر رہے ہیں تو وہاں کے ٹائم زون کے مطابق اپنی ای میل کو اسکیجول کریں، کیونکہ جب آپ ای میل ویکینڈ پہ سینڈ کرتے ہیں یا ایسے ٹائم میں سینڈ کرتے ہیں جب پروفیسر جو ایکٹیو نہیں ہوتا اور وہ آپ کی ای میل کو فوراً جو ریسیو نہیں کرتا یا پڑھتا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ای میل کے بعد 50 یا 100 اسٹوڈنٹ اس کو اور اپروچ کرتا ہے تو آپ کی ای میل جو ہے وہ کئی فولڈر میں نیچے چلی جاتی ہے، تو پھر بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ای میل کا جو ہے وہ ریپلائی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی ای میل کو اسکیجول کریں اور اپنی ڈریم ڈیسٹینیشن کے اکارڈنگلی جو ہے اس کو سینڈ کریں۔ ایٹ دا اینڈ آپ اپنے نام کے ساتھ جسٹ یہ لکھ سکتے ہیں بیسٹ ریگارڈز اور اپنا فرسٹ نیم لکھتے ہیں۔ لیٹس سپوز اگر میں نے ای میل سینڈ کرنی تو میں صرف یہ لکھوں گا ریگارڈز محمد، بیسٹ محمد، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر میں لکھنا ہے میں لکھوں گا بیسٹ محمد، نیچے میں اپنے انسٹیٹیوشن کا نام لکھ دوں گا، اپنا فون نمبر لکھ دوں گا، تو یہ میں کر سکتا ہوں ایڈیشنلی، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ کو ای میل کا ریپلائی بھی آئے گا۔ اگر آپ کو پروفیسر جو اپنی پوزیشن جو اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی اس کے لیے ہائر نہیں کرے گا تو کم از کم میکسیمم چانس ہے کہ آپ کو ریپلائی کر کے یہ بتائے گا کہ آپ میرے لیے بیسٹ فٹ ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کو کسی اور اپرچونٹی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے۔ تھینک یو اینڈ وشنگ یو آل دا بیسٹ۔